आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। रात के 8 बजे वक्त हुआ है बेबाक मुंसिफ का, जिसके जरिए हम रोज के एक मसले को लेकर तफसील से चर्चा करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त में उसका क्या असर देखा जाएगा। और आज का दिन बेहद खास रहा। आज आम आदमी से लेकर खास आदमी तक एक बेहद अहम दिन रहा। वजीर खजाना सीतारमण ने आज साल 2024 का अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया। वहीं बजट पेश किए जाने से पहले वो, जैसा हमेशा होता आया है, अपने दो साथियों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली और मिलने के बाद रायसीना हिल्स पहुंची, जहां राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने हाथों से उनको मीठा खिलाकर वजीर खजाना को बजट की मुबारकबाद पेश की। और फिर वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। इस बजट में करदाताओं को कोई छूट नहीं दी गई है, यानी इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए जरूर बढ़ा दी गई है। सीतारमण ने कहा कि लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अब आने वाले दिनों में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा गया है। अपने भाषण की शुरुआत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन यानी बदलाव देखे गए हैं। 2014 में देश में भारी चुनौतियां थीं, उस वक्त चैलेंजेस का सामना था, लेकिन उनके ऊपर पार पाने की कोशिश लगातार मोदी सरकार ने की और काफी हद तक हमने उस पर पार पा भी लिया है। आज के इस बजट को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये अंतरिम बजट है। अगर मोदी सरकार फिर से हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाती है तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना आम बजट पेश करेगी। और क्या कुछ इस बजट में खास रहा, क्या इसके पीछे सियासी वजूहात रही हैं, कितना बदलाव हुआ है, तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। खासतौर पर सियासत को लेकर इसमें बात रहेगी चूंकि चुनाव नजदीक है। तो इसी के साथ अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ सुमित्रा गोयनकर जी रहेंगी, जो हमारे साथ इकोनॉमिक्स के तौर पर जुड़ रही हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी के हिसाब से क्या कुछ बदला है, क्या कुछ नया हुआ है। पवन पटेल साहब रहेंगे, कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं या फिर विपक्ष की भूमिका को निभाते हैं। किस तरह से बजट को देख रहे हैं उनसे भी समझेंगे। राकेश पोद्दार साहब भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष की तरफ से, बताएंगे बजट के क्या कुछ फायदे हैं या क्या कुछ खास उसमें है। और साथ ही साथ जितेंद्र वर्मा साहब रहेंगे, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी से आते हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश के लिए ये समझते हैं इस बजट को खास, सभी से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुमित्रा जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं और पहले ही प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा कि आज के इस बजट में क्या कुछ खास, कितना बदलाव, या फिर 2023 से 2024 के बजट में कितना फर्क आप देखती हैं? जी, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो ये एक इंटरिम बजट था, तो इसकी वजह से बहुत सारा बदलाव की अपेक्षा हमें नहीं थी। सरकार ने भी ये बहुत क्लियरली कह दिया है कि जो स्कीम्स उन्होंने स्टार्ट की थी और जो डेवलपमेंट वाला पाथ उन्होंने लिया था अलॉन्ग विद सोशल वेलफेयर, इसी को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही हमें इस बजट से दिखाई दिया है, क्योंकि कोई एडिशनल ऐसा आउटले इस बजट में नहीं हुआ है। उन्होंने क्लियरली बताया है कि महिलाओं के लिए उनका फोकस जारी रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि स्टेम में और हायर एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी अभी 28% बढ़ गई है। इसके अलावा 43% जो महिलाएं हैं वो आज स्टेम में कार्यरत है। नारी शक्ति के ऊपर उन्होंने कहा है कि जैसे पिछले वर्ष 2.3 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ था, तो इस पे वो जारी रखेंगे। लखपति दीदी जैसी स्कीम जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल हुई है, उसी को वो अभी टारगेट 2 करोड़ से बढ़ा के उसका 3 करोड़ का टारगेट कर रहे हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए होगा। स्वरोजगार के लिए काफी सारा काम होने वाला है। महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन, इस पे बहुत ज्यादा बात की है। महिलाओं के स्वास्थ्य की भी एक स्पेशल बात हुई है कि जैसे सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है, इस पे हम देखते हैं कि काफी बात हुई है। और जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ फंड्स है, जैसे स्वरोजगार करना है तो जो लोन्स है या जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो महिलाओं को चाहिए है, उसके ऊपर सरकार ने विशेष ध्यान देने की बात कही है। तो अभी हमें देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो मेन बजट आने वाला है कुछ ही दिनों में, उसमें हमें काफी कुछ दिखेगा। ये नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाली बात है। अब हम 2-3 और छोटे पॉइंट्स पे आ जाते हैं कि सरकार ने कहा है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे और डिफेंस सेक्टर पे, ये 3 सेक्टर पे उन्होंने बहुत ज्यादा एलोकेशन किया है। और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो रोजगार के अपॉर्चुनिटीज है और एमएसएमईज को भी इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि
डिफेंस में मेक इन इंडिया पे बहुत ज्यादा भर दिया गया है पहले कुछ दिनों में, और फिस्कल डेफिसिट को और इन्फ्लेशन को किस तरीके से साथ लेके चलेंगे इस पे भी सरकार ने थोड़ा ठीक बात किया है। तो मुझे लगता है ये मेरे इनिशियल कमेंट रहेंगे इस बजट के बारे में। ठीक है पवन पटेल साहब, वैसे तो आप विपक्ष में बैठे हैं और जाहिर तौर पर आपको इस बजट में कई खामियां नजर आ रही होंगी, सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहेंगे आप किस तरह से इस बजट को देखते हैं। अब पवन पटेल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। अब जी आ हाँ रही बिल्कुल, होगी, अब आ रही कंटिन्यू जी। होगी। एक तो पहले ऐसा परसेप्शन नहीं बना लेना चाहिए कि हम खामियां ही निकालेंगे। मैं हमेशा अपनी डिबेट में बोलता हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी दो देश हित में काम करेगी, जो जनता के हित में काम करेगी बिना किसी छल कपट के, हम उनके साथ खड़े हैं। ये बजट एक्चुअल में देखा जाए तो चाहे सीता निर्मला रमन जी का आप भाषण सुने, कुछ भी सुने, भारत का बजट कम, मोदी जी का महिमा मंडन करने का बजट ज्यादा समझ में आता है। इस बजट में जो बेसिक चीजें थे कि हम जो इनकम टैक्स के स्लैब में छूट मिलेगी, वो कुछ छूट मिले नहीं मिली। आज मेरी कम से कम 3 या 4 डिबेट हुई होंगे, इसमें बार बार भारतीय जनता पार्टी के मित्र यही बोलते हैं कि कांग्रेस के समय देश का जितना बजट था उसका 4 गुना बढ़ गया, उसका 23 गुना बढ़ गया। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि हमें ये भी समझना होगा कि पहले पॉपुलेशन क्या थी, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी आवश्यकता थी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की समय के साथ परिवर्तन होता जाता है, समय के साथ चीजें बढ़ती जाती है। और उसको हम कह दें कि पहले हम 100 लोगों के लिए खाना देते, जब 100 लोग थे, आज 1000 लोग हैं, तो बटौर से 1000 लोग खाना देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो जादूगरी करती है, आंकड़ों की बाजीगरी में, उसको महारत हासिल है। ये उसी का नमूना दिखाया उन्होंने इस बजट में। मैं कहता हूं अब इनके बजट को देखा जाए, गरीब के राहत देने के लिए क्या किया इन्होंने, बेरोजगारी के लिए क्या किया भाई इन्होंने, कर्जा पे कर्जा, कर्जे पे 150 लाख करोड़ का कर्जा हमारे देश पे होता जा रहा है। वो कर्जा कैसे कम होगा, इसका कोई प्रावधान नहीं बताया गया। आज सबसे बड़ी बात बताइए कि जो हमारा रेवेन्यू का रिसीप्ट होता है, उसमें हम 39% ब्याज दे रहे हैं। मूलधन को तो छोड़ दो, अब 39% ब्याज दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, ये सोचिए। और आईएमएफ ने पहले ही चिंता जाहिर कर दिया, जो हम लगातार कर्जा लेते जा रहे हैं। एक बताया इन्होंने, हम कोचों को वंदे भारत में कन्वर्ट कर देंगे, 40,000 कोचों को। अब 40,000 कोचों को वंदे भारत में कन्वर्ट कर दोगे, आदमी किराया कौन देगा? मैं खुद बोल रहा हूं, मध्यम दर्जी परिवार के लोग वंदे भारत में चढ़ने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। मतलब क्या तमाशा बना के रखे, वहां पे एक तरफ स्पीच बता रहे, दूसरी तरफ बता रहे कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में खाना दे रहे हैं। दूसरी बात बोले, हम इतने लोगों को बेरोजगारी से निकाल दिए। अजीब टाइप का बजट पेश किया है इन्होंने। पहले आज बजट में जो बड़ी बड़ी जादूगरी दिखाने के, जो मोदी मैजिक दिखाने का प्रयास किया है, तो हमें नहीं लगता कि आम आदमी सोचता होगा कि कितनी बुलेट ट्रेन चल रही है आज के लिए। पहले बजट में था ना, कितने पहले के बजट में था, बुलेट ट्रेन चलेगी, स्मार्ट सिटी बनेगी, उनका कोई अता पता नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के हिसाब से नए नए सफोके लेकर के, नए नए पैकेज में लेकर के आ जाती, ताकि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका रहे। ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार बड़ी स्पीड से चल रही है, लेकिन क्यों नहीं कम कर पा रही बेरोजगारी, क्यों कम नहीं कर पा रही महंगाई? इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। किसानों की दुगनी करने का झूठा वादा मोदी जी ने सपना दिखाया, और किसान आज आत्महत्या करने पर उतारू है। बेरोजगार को बोले हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज उसका कोई अता पता नहीं है। 100 दिन में काला धन आने वाला था, आज उसका कोई अता पता नहीं है। तो हर बजट में नए नए सबूत लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं और वही जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं। मैं तो आम आदमी की हैसियत से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जो इनके मोदी जी के कार्यकाल के जो 10 कोई खामियां थी शुरू में, जो आम जनता से कनेक्टेड थी, ऐसा नहीं कि लास्ट से कर दो। एक इंटरनेशनली अवार्डेड नारा दिया था, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज महंगाई का क्या हाल? आज सीतारमन जी बोले महंगाई कम हो गई, फिर आंकड़ा पेश कर देगी महंगाई। मैं तो बोलता हूं, मैं कैसे मानूं महंगाई कम हो गई? पेट्रोल का रेट कांग्रेस के समय क्या था, आज का पेट्रोल का रेट क्या है? कैसे हम मान ले महंगाई कम हो गई? बेरोजगारी का आलम आता, हर तरफ से बोल रहे हैं। पेट्रोल का रेट, खाने का तेल का रेट देख लीजिए, दाल का रेट दिखा, हर चीजों में ये आंकड़ों की बाजीगरी दिखाने का प्रयास किया है। सर, और आम जनता को पवन साहब, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं 2014 से पहले के अपने दौर इख्तिदार की अगर बात कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन रेट भी तो 4.5 पर ईयर बढ़ता ही है। उसको अगर आप जोड़ेंगे तो वो जाहिर तौर पर बढ़ोतरी या महंगाई तो होनी है ही। देखिए, महंगाई होनी है जी। फिर ये इंटरनेशनली अवार्डेड नारा तो मोदी जी ने दिया था ना। हमारे देश के डायनेमिक प्रधानमंत्री, हमें गर्व है इंटरनेशनली प्रधानमंत्री है वो। जो बातें कहते हैं उनकी जादूगरी में पूरे मध्य प्रदेश की सीटें बदल जाती, सुनामी आ जाती है। तो क्या बोला था तो मैं नहीं बोलूं कि पेट्रोल का रेट में पहले कितने में डलवाता था, पेट्रोल कितने में डलवाता हूं। खाने का तेल में पहले कितने रुपए में खरीदता था, आज खाने के तेल में कितने ही रुपए से खरीद रहा हूं। तो ये तो आंकड़ों की बाजीगरी दिखा रहे हैं। हम तो कहते हैं, क्या बताइए ना, कहाँ रिलैक्स मिला? लाइट का बढ़े हुए बिजली के बिल, किराए में बढ़ोतरी, माल भाड़ में बढ़ोतरी,
स्कूल एजुकेशन में बढ़ोतरी, हर चीज में बढ़ोतरी हो रही, तो कहाँ की बात करें। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, आज टोल टैक्स देते देते हालत खराब हो जाती है। आप चले जाइए किसी भी रोड में गाड़ी लेकर के, टोल आगे काउंट कर लीजिए कि कितना 1000, 2000, 5000 कहाँ चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो ये जो खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जो डबल इंजन की सरकार है, जिसके ड्राइवर अडानी और अंबानी है, वो अपने हिसाब से गाड़ी को चला रहे हैं और उसी हिसाब से गाड़ी चल रही है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगा। जितेंद्र साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जितेंद्र साहब, आपको कुछ खास दिखाई देता है इस बजट में, या बिल्कुल चुनावों से मिला हुआ वक्त है तो कुछ खास है या होना चाहिए था? चूंकि उम्मीद ये थी, ये कहा जा रहा था कि चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कुछ खास ऐलान हो सकते हैं, लेकिन हुए नहीं है। देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है। 18% जीडीपी में हमारी कृषि किसान जो का हिस्सा है। भारत की जीडीपी में 18% हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की है। अभी 10 साल में 1 लाख से आत्महत्या किया। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, समाजवादी पार्टी का आंकड़ा। एनसीआरबी का आंकड़ा नहीं कह सकते। एनसीआरबी ने रिकॉर्ड जारी किया है, आंकड़ा जारी किया है कि 1 लाख से ज्यादा किसानों ने सरकार की नीति से तंग आकर ये बजट में है कि किसानों का कर्ज दे रहे हैं, लेकिन एक में नहीं बता रहे इन्होंने कर्ज माफ क्यों। और बेरोजगारी से देश कहाँ जा रहा, ये हम नहीं कर रहे। एनएसएस रिपोर्ट है, पूरे 45-50 वर्ष में भारत से बड़ी बेरोजगारी। 2 करोड़ रोजगार की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ। केंद्र सरकार 10 साल में जॉब, आप सोचिए 100 दिन में आप लोग कम करने का वादा करते, 100 दिन में महंगाई इतनी कम कर देंगे कि गरीब आदमी का जीना आराम हो जाएगा और मध्यम वर्गीय बहुत अपने आप को समझेगा। ऐसा भी नहीं हुआ। लगातार महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, गैस के दाम देख लीजिए आप, महंगाई आसमान छू रही है। बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं कि महंगाई को कैसे कम करेंगे। बजट में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं कि रोजगार कैसे देंगे। वही लोक लुभावन बजट है जो 9 साल से लगातार जा रहे हैं। ये भाजपा सरकार का अंतिम बजट है। टैक्स स्लैब हमने नहीं बढ़ाया, टैक्स स्लैब का बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। जब अमीर और गरीब होता चला जा रहा है, देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती ही चली जा रही है, तो आप में बढ़ाने घटाने का फायदा ही नहीं देश का हो रहा जी। भाई, गरीब, महिला, किसान, आप इनकी जातियां बताते, हमारे लिए 4 जातियां, तो किसानों का तो पता चल गया। इनकी कृषि मंत्रालय की ही है कि 5 साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया उन्होंने सरेंडर कर दिया जो किसान कल्याण के लिए आया था। जब आपने सरेंडर कर दिया तो किसान कल्याण कहां से आ गया? पुराने बजट का उन्होंने अब तक पेश किया जी, उसका 22% हिस्सा ये खर्च, 22% हिस्सा खर्चे नहीं कर पाए। जब 22% आपने खर्च नहीं किया तो किसान कल्याण कहां से करेंगे, रोजगार कहां से? आपकी बुलेट ट्रेन का आज तक पहिया आया हो तो बताए, स्मार्ट सिटी में कोई शहर में किया हो तो बताए। केवल ये देश से झूठ बोलने का काम। अब जब देख रहे हैं अंतिम समय आ गया है, अंतिम विदाई का समय, तो लोक लुभावन बजट पेश करके हो सकता है कुछ सीटों में बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन वो होने वाली नहीं है। क्योंकि जीडीपी का देख लीजिए आप, 2% जीडीपी कम हुई है। उससे पहले जो सरकार थी भाजपा से पहले 2004-2014 तक जीडीपी बेहतर थी। देश 55 लाख रुपया कर्ज था देश में, मोदी जी ने उसको बढ़ा के 1,75,000 करोड़ कर। जितेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। अब हमारे साथ राकेश पोद्दार साहब भी हैं सत्ता पक्ष का रुख रखने के लिए। राकेश साहब, बड़ी देर से मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन समझना चाहूंगा, ये जो दोनों विपक्षियों को हमने आपके सुना, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों की बातों से एक ही चीज जो आमतौर पर निकल कर सामने आ रही है, वो ये कि स्कीमें हर साल बदलती रही हैं या नाम बदलते रहे, लेकिन तमाम जो हालात हैं वो ज्यों के त्यों ही बने हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारी बहन आर्थिक मामले के जानकारी रखने वाले हमारी बहन जी ने कहा कि ये जो बजट है बिल्कुल अच्छा बजट है। जिनको जानकारी, ये तो मेरे विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, लोकतंत्र है, इनके अधिकार है कि हमारे मुद्दों को, हमारे कामों को तो इन्होंने खराब कहना ही है। चलिए, लोकतंत्र है। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं कि आज 2047 तक के हम लोग ने बात कही, हमारे वित्त मंत्री जी ने सबका साथ विकसित भारत का बात की, गरीब कल्याण, देश का कल्याण का जो नारा दिया गया उसमें 4 जाति हैं जी। युवा, गरीब, महिलाएं, किसान। तो मैं बताना चाहता हूं, जन केंद्रित समावेशी विकास, अवसंरचना, भौतिक डिजिटल शोषण। तो गरीब कल्याण के लिए हम लोगों ने क्या काम किया? गरीब कल्याण के लिए देश का कल्याण, 78 लाख रेहड़ी पटरी वाले को हम लोगों ने पैसा दिया, 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। हम किसान की बात करते हैं, किसान अन्नदाता का कल्याण, प्रधानमंत्री फसल बीमा, हर वर्ष 6,000 रुपया किसान के घर हम पहुंचाने का काम करते हैं। युवा शक्तिकरण, 4 करोड़ युवाओं को कौशल परीक्षण प्राप्त, 43 करोड़ रुपया एकीकृत हुआ उद्यमी बनाने के लिए। तो हम लोगों ने इनको उद्यमी भी बनाया। और हम आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जो युवाओं की बात है उसमें हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी। और जवाहरलाल नेहरू जी एक आयोग बना के गए थे, जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के थे, तो उन्होंने कहा कि जो नौकरियां, सरकारी नौकरियां में कैसे पता लगेगा कि हम लोगों ने आत्मनिर्भर कितने लोगों को किया और कितने लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दी। तो उसमें 3.5 करोड़ वो दिखा रहे हैं, आयोग दिखा रहा है कि ये लोगों ने 4.5 करोड़, यानी मतलब 3.5 करोड़ उधर और 1 करोड़ हम लोगों ने नौकरी दी, यानी 4.5 करोड़ युवाओं को हम लोगों ने उद्यमी भी बनाया, सरकारी नौकरी भी दी और प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां देने का काम किया। अब आइए नारी शक्ति पे, 30 करोड़ रुपया मुद्रा योजना के तहत हम लोग उनको श्रम देने का भी काम कर रहे हैं। 33% हम लोग आरक्षण दिए, 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी। हमारी बहन जी ने भी कहा कि 3 करोड़ का हम लोगों का लक्ष्य कि आने वाले समय में बनाएंगे। और हम आते हैं फिर अमृत काल की कार्य नीति पे, साधारणीय विकास, अवसंरचना और निवेश, समावेशी विकास, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, भारतीय अर्थव्यवस्था का लज्जिता निष्पादन, कराधान सुधारिका, अल्प विधवा कर प्रस्ताव, हम लोगों ने काम करने का लक्ष्य रखा। और हम एक चीज बता देना चाहता हूं, किसानों के लिए, एससी किसानों के लिए 107 करोड़ रुपया उनको भी देने का काम किया और एसटी किसानों के लिए 64 करोड़ रुपया हम लोगों ने देने का काम किया। तो हम लोग जो एससी एसटी किसान भी हैं उनको भी आत्मनिर्भर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मछली पालन करने वाले को भी हम लोग 8 लाख रुपया दे रहे हैं कि आप मछली पालन करिए। कहीं ना कहीं हम सभी लोग अंतिम पंक्ति में जितने भी लोग बैठे हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने 12 करोड़ शौचालय बनाए स्कूल के अंदर, 16 करोड़ शौचालय आवास या बनाया और 3 करोड़ आवासीय घर बनाने का काम किया, 35 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाने का काम किया। हम लोग काम कर ही रहे हैं। तो 5 लाख रुपया हम लोग स्वास्थ्य बीमा यानी आयुष्मान कार्ड के तहत 55 करोड़ लोगों को देने का काम किया कि ताकि आप सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट सेक्टर में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। हम लोग काम करते हैं। ये लोग तो विपक्ष में बैठे हैं भैया, तो संवाद अंसारी जी तो मुद्दा उठाएंगे कहीं ना कहीं। तो हम इन सब बातों से आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं कह रहा हूं कि हम लोग अभी 1985 और 2014 की बात करें तो ग्रामीण आवास प्रति साल 10 लाख ये लोग घर बनाते थे, जो कांग्रेस की समय थी 1985 2014 का। हम लोग प्रति वर्ष 44 लाख घर बनाने का काम कर रहे हैं, आज का डाटा बोल रहा है। और बाकी सारे बहुत सारे हम लोगों ने काम किया, ऐसा नहीं है कि नहीं काम किया। ये लोग को जुमलेबाजी माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर लगता है, माननीय प्रधानमंत्री जी पे उंगली उठाते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर हम लोगों ने काम नहीं किया तो 17 राज्यों में सरकार कैसे चला रहे हैं। 15 एम्स बनाए, 25 करोड़ गरीबी से हम लोगों ने बाहर किया। पवन पटेल साहब जवाब देना चाह रहे हैं। सुनिए, मैं बोल रहा हूं, 80 करोड़ जनता को हम लोगों ने राशन पहुंचाया, उसमें 14 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए, 390 नए विश्वविद्यालय बनाए, 27 एम्स बनाए। तो हम लोग काम कर ही रहे भैया। आपको नजर इसलिए नहीं आया कि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपको अपना अधिकार है बोलने का, बोल सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने काम किया। ठीक, जितेंद्र जी। आवाज आ रही जी? ये कहा कि विपक्ष केवल करने के लिए बैठा है। अच्छा, हम तारीफ किसे, 1 लाख किसान अगर आत्महत्या कर लेंगे तो मुझे लगता है जितेंद्र जी आप अगर अपना ईयरफोन निकाल के बात करें तो बेहतर तरीके से हम आपको सुन पाएंगे। हमारी बात नहीं, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं।
तो अभी तो आवाज नहीं आ रही है। जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, अब आ रही आप कंटिन्यू करिए। जी हाँ, अब आ रही है, आ रही है, आ रही है। आवाज ऐसे आपकी बहुत धीमे आ रही है। अभी सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए ऐसा है, जी। अभी भाई साहब ने कहा कि हम इनकी तारीफ कैसे करें। अच्छा हमें बताएं, जब 1 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर लेंगे और ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, तो हम इनकी प्रशंसा कैसे करेंगे? देश अगर 55 लाख के करोड़ के कर्ज में होगा और 1,75,000 करोड़ के कर्ज में मोदी जी डुबो देंगे, तो उसकी प्रशंसा कैसे की जाएगी? जो शौचालय की बात कर रहे हैं, उस शौचालयों में कंडा और बठिया लगे हैं, जरा गांव पर एक बार वीडियो घुमा दीजिए। इन्होंने खाली ईंटा रखवा के चारों तरफ से और ऊपर टीन डलवा दिया है, और जो उसमें शौचालय की सीट रखी है वो इतना रद्दी है, भ्रष्टाचार उसमें इतना बड़ा हुआ है शौचालय के नाम पर कि पूरे देश ने देखा है। कहीं भी किसी भी गांव चले जाइए, जो इन्होंने शौचालय बनाए हैं, तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये अपनी पीठ केवल थपथपाने पर बैठे हुए हैं। आप किसान की बात करेंगे, लेकिन काले कृषि कानून ले आएंगे, 700 किसानों की बलि ले लेंगे, और उसके बाद अपनी पीठ हम कैसे थपथपाएंगे? आप स्वयं थपथपा लीजिए कि आप किसानों की बलि ले लिए, आप किसानों की उनकी जान ले लिए, और फिर भी हम आपकी प्रशंसा करें। आप जो चाहे तानाशाही से कानून ले आओगे, आप ड्राइवर वाला कानून ले आए, हिट एंड रन वाला, आपको वापस लेना पड़ा। तो देश से जब सरकार तानाशाही रवैया अपनाएगी, देश में बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, हम आपकी प्रशंसा कैसे करेंगे? देश में महंगाई बढ़ती जाएगी, हम आपके बजट की प्रशंसा कैसे करेंगे? देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती चली जाएगी, हम आपकी प्रशंसा कैसे करेंगे? देश की जीडीपी 2% कम हो गई, पहले बेहतर स्थिति में थी, हम आपकी कैसे प्रशंसा कर ले? आप बताइए, हमें प्रशंसा करने के कारण तो बता दीजिए। ये केवल शौचालय की बात करते हैं। अच्छा बताइए, गैस कितनी महंगी है? गैस भरवाने चाहिए। आजाद भारत से लेके अब तक जब तक गैस आ रही है, तब से गैस इतनी महंगी कभी नहीं हुई। अब सब सिलेंडर घरों में रखे बैठे हुए हैं। आप महंगा कर दिए गैस और बता रहे हमने घर घर सिलेंडर दे दिया। अरे वो सिलेंडर भरे नहीं, आपने जो सिलेंडर दिए उसके 70% सिलेंडर घरों में रखे हुए हैं, और इन्होंने उसके जो सब्सिडी मिलती थी, सिलेंडर की कीमत उस सब्सिडी से निकाल ली। बताइए कितना मूर्ख बना रहे हैं पब्लिक को। इन्होंने फ्री सिलेंडर नहीं दिया, उतने दिन उन लोगों के खाते में सब्सिडी नहीं आई जब तक इन्होंने सिलेंडर की कीमत नहीं अदा कर ली। तो सोचिए, उन्होंने कुछ मुफ्त नहीं दिया। किसान सम्मान निधि और राशन की जो बात कर रहे हैं, तो 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा तक इन्होंने पहुंचा दिया। ये खुद ही स्वीकार करते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं और 11 लाख किसानों को हम, या 11 करोड़ किसानों को हम दे रहे हैं 2,000 रुपया, तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि 80 करोड़ और वो 12 करोड़ किसान गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए। तब तो आपको ठीक है जितेंद्र जी, मैं आऊंगा, मैं चर्चा को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, क्योंकि हमने कांग्रेस और सभा को जब सुना तो महंगाई की बात हुई। तो मैं सुमित्रा जी आपके पास आ रहा हूं और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूं। कहा यह जाता है, या जितना मैंने पढ़ा, यह कहा जाता है कि हर साल जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.5% है। जो ये 4.5% की बात होती है, वो हर साल 4 साल दर साल जो है वो बढ़ता चला जाता है। 2014 का कंपेयर किया जाता है और अब 2024 में हम आ गए हैं। चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो एलपीजी के दाम हो, या वो सीएनजी के दाम हो, ये तमाम चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सीएनजी जो कभी 35 रुपए किलो तक मिलती थी, इवन मैं जिस वक्त मैं देखता था या इन तमाम चीज़ों को पढ़ता था, तो 35 रुपए 36 रुपए रेट हुआ करता था दिल्ली का। आज जो 82 रुपए तक पहुंच गया है। तो क्या ये जो बढ़ोतरी हुई है, ये नॉर्मल है या वाकई सामान्य से ज्यादा है? सुमित्रा जी सुन पा रही हैं क्या? हाँ, सुमित्रा जी नहीं सुन पा रही हैं, लेकिन मैं यही सवाल लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास चलूंगा। राकेश पोद्दार साहब, वही सवाल है मेरा, आपने सुना होगा, ये जो बढ़ोतरी है वो सामान्य है या थोड़े सामान्य से ज्यादा है या गैर सामान्य है? देश विकास कर रहा है, और देश जब विकास कर रहा है, कोई आदमी जीएसटी का पैसा दे रहा है, कोई इनकम टैक्स दे रहा है, उसी पैसे से देश चल रहा है। तो इन लोगों की महंगाई दिखती है, चाहे महंगाई की मार दिखती है। हम लोगों ने भी काम किया। अगर आप सड़क बना रहे हैं, 35 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, तो आम आदमी का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है। वो टैक्स देते हैं, उस पैसे को हम लोग काम करने में लगाते हैं। आप इस बात को बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता जी, 1999 2004 में 4.60 पॉइंट था गरीबी रेखा।
2004 से लेके जब इनकी सरकार आई 2014 तक 11 पॉइंट पे जाके इन्होंने छोड़ा था। फिर हमारी सरकार आई तो हम लोग आज पांच पॉइंट के नीचे नीचे ही हम लोगों ने गरीबी रेखा के नीचे में रखा। तो इन लोगों को लगता है कि महंगाई, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लेकिन आपके साथ ही मैं डिबेट में बैठा था तो नीति आयोग का रिपोर्ट है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का रिपोर्ट नहीं है, नीति आयोग का रिपोर्ट है, और 1,80 करोड़ जनता का। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि यही खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के अंदर, एफसीआई के अंदर जो माल पड़ा रहता था, गेहूं चावल सड़ जाता था, गरीब के घर नहीं जाता था, जो हमारे गरीब भाई थे भूखे मर जाते थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री उनका ही राशन, उन्हीं का पैसा, उनके किसान के उपजाए हुए फसल को हम लोग उनके घर तक दे रहे हैं। तो क्या कोई सी गलती कर देना? ये लोग क्या करते थे, औने और पौने भाव में व्यापारियों को दे देते थे, 2 रुपए किलो दे देते थे गेहूं, 4 रुपए किलो दे देते थे, सब्सिडी उनको मिल जाती थी। अरे भाई हम दे रहे हैं, उनका ही धन है, उनकी संपत्ति है, हम उनके घर तक पहुंचा रहे हैं, और उसी में से 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, हम लोग ने विश्वकर्मा योजना लाया। उसमें क्या था कि विश्वकर्मा योजना में जितने भी बरी हैं, चाहे लोहार हैं, चाहे कुम्हार हैं, चाहे नाई है, उनको हम 1 लाख रुपया करके 3 लाख रुपया देने का काम करते हैं, कि ताकि उस आदमी का भी आत्मनिर्भर हो, आत्मभार के साथ वो भी आगे बढ़े। और मैं कहना चाहता हूं, उनको 15,000 रुपया हम लोग मुफ्त में देते हैं, और 500 रुपया प्रतिदिन उनको ट्रेनिंग का भी पैसा दे रहे हैं, जिनमें आज तक भारत का इतिहास है कि किसी ट्रेनिंग का पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हम 15 दिन की ट्रेनिंग कराते हैं और उसके बाद उनकी सर्टिफिकेट देते हैं, और 15,000 रुपया उनको रोजगार औजार खरीदने के लिए देते हैं, और 1 लाख रुपया उनके हाथ में देते हैं, ताकि आप अपना रोजगार कीजिए। रेहड़ी पटरी वाले को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, तो हम लोग कहीं ना कहीं सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन राकेश जी, इसका एक साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। जब मैं पढ़ रहा था या रिसर्च कर रहा था, तो मैंने थोड़ी बहुत जानकारी निकाली पूर्व की सरकार की या और मौजूदा सरकार की, तो मैंने देखा कि जो अगर हम बात करते हैं महंगाई की, या फिर जो फ्री स्कीम्स दी जा रही हैं, वो राज्य सरकारें भी दे रही हैं और केंद्र सरकार भी दे रही है। जाहिर तौर पर आम आदमी का भला जरूर हो रहा है, लेकिन सरकार के कंधों पर भार तो पड़ता है, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। जब आपकी सरकार नहीं बनी थी, मोदी सरकार नहीं बनी थी, 2014 की बात मैं कर रहा हूं, 31 मार्च 2014 के आंकड़े बता रहा हूं, तो जो देश के ऊपर, जो भारत सरकार के ऊपर कर्ज था, वो 55 लाख करोड़ से ज्यादा था, तकरीबन 55.5 लाख करोड़। 2023 में हैं हम, और जो आज के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन 205 लाख करोड़ का कर्ज हमारे ऊपर बढ़ गया है। ये कर्ज बढ़ना भी तो हमारे लिए परेशानी की बात है, लाइबिलिटीज है। राकेश जी, धीरे धीरे 2047 तक इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, इसकी चिंता सर विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन लाइबिलिटीज तो बढ़ रही है ना सर। नहीं, आप कर रहे हैं, हम लोग रोजगार लाएंगे, बिजनेस लाएंगे, हर बिजनेसमैन पूरे कंट्री के लोग हमारे देश कंट्री में आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, सारा कॉरिडोर बन रहा है, सड़कें बन रही है, व्यवस्था बन रही है, धीरे 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 हम लोग इनको खत्म करेंगे। समय लगता है, 70 साल का खाई है, उसको भरना मामूली बात नहीं है, लेकिन हम लोग 10 साल में इसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। जी आऊंगा आपके पास जी, ठीक है। लेकिन जितेंद्र जी आपके पास आऊं, पहले पवन साहब के पास आना चाह रहा हूं। पवन साहब, आपने जवाब सुन लिया होगा। सवाल मेरा सिंपल सा था कि जो कर्ज है वो मुझे लगता है 55 लाख करोड़ से आज 205 लाख करोड़ हो गया, 3 गुना 4 गुना तक पहुंच गया। क्या कुछ कहेंगे? पवन जी, आपका माइक शायद म्यूट है, आपको सुन नहीं पा रहे हैं। देखिए, अभी इनसे आपने पूछा कर्जे की बात, उस कर्जे की बात को घुमा फिरा के बाद जवाब दे दे कि हम रोडे बना रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, उसको मैंने बताया ना, सबसे बड़ा चिंता का विषय है उस कर्जे को कम करने का कोई रोड मैप भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और सिर्फ इस चीज की दिक्कत है, आम आदमी देखिए, आज मैं जब घर के लिए कर्जा लेता हूं, मैं कोई बिजनेस में लोन लेता हूं, तो मुझे पता है कि उसकी EMI 10 तारीख को आनी है। मुझे उसकी पीड़ा होती है, उसकी चिंता होती है, और कितने कमजोर लोग होते हैं जो EMI नहीं देने के कारण कई बार आत्महत्या जैसा घिनौना कदम उठा लेते। आज इनको फायदा बसी कि जो मध्य प्रदेश सरकार हो गई, भारत सरकार हुई, जो कर्जा ले रहे हैं, उस कर्जे को आम जनता अपना कर्जा नहीं महसूस कर पा रहा। जिस दिन ये जागृति आ जाएगी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस आदमी के सर पे कर्जा है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्जदार है, उस दिन देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का ना मोदी मैजिक चलेगा, ना कुछ चलने वाला, उसी बार एकदम साफ साफ हो जाएंगे ये। और दूसरा, ये जो बार बार जीत की बात करते कि हमने ऐसा किया इसलिए हमको जिता रही है, जनता इनको रक्ति भर नहीं जिता रही है, ये इनके मैकेनिज्म की जीत हो रही है। जो मैकेनिज्म है, जिस दिन उस मैकेनिज्म की पोल पट्टी खुलेगी उस दिन वो भी देख लेगी। अभी 750 किसानों की बात करते, किसानों के कर्जा की बात करते, किसानों का कर्ज माफ करने के लिए इनके पास पैसे नहीं होंगे,
लेकिन अडानी अंबानी उद्योगपतियों के कई हजार करोड़ का कर्जा माफ कर देंगे, उसके लिए पैसे आ जाएंगे। अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले किसानों के ब्याज को माफ किया और अपनी पीठ ठोकने का काम कर रहे। तो हम ये कहते हैं कि जब किसान जो अन्नदाता है, जो दिन रात मेहनत करता तब जाके इस प्रदेश और देश की जनता का पेट भरता है, उसका कर्जा माफ करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने के लिए आपके पैसे हो जाते हैं। ये जो दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, ये धीरे धीरे जनता जान चुकी है और ये इस देश को तानाशाही के संविधान से चलाना चाहते हैं। और इस देश के लोगों की आस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में है, इसमें बहुत ज्यादा इनकी चलने वाली नहीं, पोल पट्टी इनकी अब लुटिया डूबने वाली है, क्योंकि जिस टाइप का पेश कर रहे हैं खुद ही बात नहीं कर पा रहे हैं, खुद ही चीजों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और आम जनता सुबह से लेकर शाम तक उन बातों को महसूस कर रही है। जो पेट्रोल डलवाती है, खाने का तेल रेट लेती है, किराया ट्रेन से आना जाने का सफर करती है, वो हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। ठीक है सुमित्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र जी चाहूंगा आपके पास, लेकिन सुमित्रा जी के पास पहले जाना चाह रहा हूं। सुमित्रा जी, आपसे भी समझना चाहूंगा, पूर्व की सरकार की या मौजूदा सरकार की बात और है, लेकिन 2014 में जो हमारे देश के ऊपर कर्ज था या भारत सरकार के ऊपर कर्ज था, वो 55.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आज मौजूदा वक्त में इस वक्त 205 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। जब हम भारतीय जनता पार्टी से या फिर सरकार से सवाल करते हैं इस बारे में, तो सरकार ये कहती है कि हम निर्माण कर रहे हैं देश का, हम विकास को लेकर काम कर रहे हैं। वो ठीक है, विकास आप करिए, लेकिन जो देश के ऊपर या फिर भारत सरकार के ऊपर जो कर्ज बढ़ रहा है, उसको हम कैसे चुका पाएंगे? क्या कुछ रोड मैप हो सकता है? किस तरीके से सरकार पाएगी? या फिर अगर सरकार बदल जाती है तो जो नई सरकार होगी उसकी क्या हालात होंगे, वो समझने की कोशिश मैं आपसे करना चाह रहा हूं। देखिए, हमें यहाँ पे ना डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। कुछ चीजें हम देख रहे हैं कि जैसे 80 करोड़ जनता को कोविड के बाद से हम खाद्य पदार्थ मुहैया करा रहे हैं, और ये सब चीजें जो है ये डायरेक्टली हमें अफेक्ट करती है। दूसरी बात है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे? तो इन सारी चीजों के लिए कर्ज ये लेना पड़ेगा। दूसरी बात है कि बहुत सारा पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जा रहा है। अभी जैसे एक फंड क्रिएट किया गया था पिछले साल, जिसमें कि 1 लाख करोड़ से ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से, और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलमोस्ट इसका 80 to 85% यूज कर लिया है। और ये डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खास करके दिया गया है। तो इन सारी चीजों को भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट है, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, और अगर आप विदेशों की तुलना में देखेंगे, अमेरिका की तुलना में भी देखेंगे, तो आप जानते हैं कि विकसित देश भी कर्ज में डूबी हुई होती है। हाल ही में यूएस में भी एक काफी लंबी चर्चा हो रही थी कि और कर्ज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और फिर अगर आप कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कि लोगों को कोविड के बाद एक राशि देनी है, या तो फिर जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, या सरकार ने जो भी प्रावधान लाए हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत हो, या फिर जो टॉयलेट्स बांधे गए हैं, या फिर जो पानी हर घर जल दिया गया है, ऐसी जो स्कीम्स है। अभी जैसे हमने 1 लाख करोड़ का एक कॉर्पस फंड भी देखा है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें सरकार के लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अब अगर आप कहेंगे कि कर्ज मुक्ति किसानों को क्यों नहीं किया जा रहा है, तो किसानों को भी किया है, ऐसा नहीं कि किसानों को नहीं किया है। किसानों को भी एक राशि मिल रही है 6,000 रुपए की, किसान बीमा योजना है। पहले की सरकारों में तो हम यही सुनते थे ना कि जब 1 रुपया जाता है उसमें से 85 पैसा जो है वो कहीं बीच में खो जाता है। अब तो पूरा फंड 1 रुपया जो भी आप किसान को दे रहे हैं, 10 रुपया, 6,000 रुपया जो भी जा रहा है, डीबीटी डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में जा रहा है। महिलाओं को फाइनेंशियल इंक्लूजन तक नहीं था, तो आज सभी महिलाओं के पास बैंक के खाते हैं, उनको डायरेक्टली पैसे अपने खाते में मिल रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको जितने भी स्कीम्स हैं, वो डीबीटी के जरिए उनको जो भी सब्सिडीज और जो भी मिलना चाहिए वो फंड्स उनके डायरेक्टली अकाउंट में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार अगर सही नहीं कर रही होती तो लोग इतना विश्वास किस तरह से उन पे रखते। और अब तो इस साल मुझे लगता है कि 400 के ऊपर सीट इनको आ सकती है। मैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये जानना पड़ेगा कि ये सरकार ने इलेक्शन टाइम में भी पॉपुलिस्ट बजट नहीं दिया।
ये एक पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, ये एक डेवलपमेंटल बजट है। उन्होंने कुछ नहीं बोला कि मैं इसको फ्री दे रहा हूँ, उसको फ्री दे रहा हूँ। अगर चाहती तो कोई भी सरकार ऐसे कर सकती। जैसे आम आदमी पार्टी है, वो ऐसे प्रोमिसेस करती है कि मैं महिलाओं को 3,000 रुपए ऐसे ही दे दूंगा, या बस में फ्री सफर करने दे दूंगा। तो ये सारे पैसे भी तो कहाँ से आते हैं? हमें तो ये सब भी सोचने चाहिए ना कि ऐसे जब कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स करते हैं तो ये इस सरकार ने इस बजट में नहीं किया है। मुझे लगता है उन्होंने क्लियर एजेंडा बोल दिया है कि हम डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर का एक कॉम्बिनेशन करेंगे, और फिस्कल डेफिसिट जो हमारी राइट नाउ अराउंड 5.8-5.9% पे है और जिसका टारगेट 4.5% है, उस पे हम आएंगे। 1-2 साल का टारगेट है, ये भी ऐसे नहीं बोल रहे कि अगले ही साल आएंगे। अब बात रही कि पिछले सरकारों का फिस्कल डेफिसिट का क्या हाल था, तो आप अगर आंकड़े देखेंगे तो कहीं कहीं 7% तक भी पहुंच गया था। इन्फ्लेशन रेट क्या था पिछले सरकार में? 11% तक पहुंच गया था। अभी अगर आप कुछ चीजें देखेंगे कि सप्लाई चेन में कितनी दिक्कतें हैं आफ्टर कोविड, आफ्टर यूक्रेन वॉर। तीसरी बात, आज आप देख रहे हैं कि रेड सी में भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। हम आए दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडियन नेवी इसमें बहुत सक्रियता से काम कर रही है। इससे सप्लाई चेन, ऑयल सप्लाई में बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन आप एडिबल ऑयल के प्राइसेस देखेंगे तो वो उस तरीके से बढ़े नहीं है। इन्फ्लेशन लगभग 5.5% पे ही अरेस्ट हुआ है। बीच में जरूर थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन सरकार बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि चलिए 100% सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है पिछले कई सरकारों से जो पॉलिसी पैरालिसिस था वो यहाँ पे नहीं है। हम देख रहे हैं कि एफडीआई ठीक है सुमित्रा जी, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। पवन जी देखिए, सुमित्रा जी ने तो बता ही दिया कि 400 के पार आ रहा है इस बार, कोई बात ही नहीं, उसमें तो कुछ बता ही नहीं है, ना बोलते बता ही दिया उन्होंने। अब जैसे सुमित्रा जी बोल रही, कोरोना जैसी महामारी के समय भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है आपदा में अवसर खोजने की। कोरोना का हर व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी होगा। सारा भारत रोड पर था, भूखों मर रहा था, ऑक्सीजन के कारण मर रहा था, खाना नहीं मिल रहा था, ट्रेन का सफर नहीं होता, पैदल चल रहा था। लेकिन उसमें भी मोदी जी की तारीफ, मोदी जी थाली बजवाई, दीपक जलवाया, और उसमें भी मोदी जी की तारीफ तो उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज। जबकि पूरी तरह से सरकार के मिस मैनेजमेंट के कारण कोरोना के समय इस तरह के हालात हुए। हमारे नेता राहुल गांधी ने जब आगाह करने का प्रयास किया, मास्क लगा करके गया कि आप सतर्क हो जाइए, तो उनका मजाक उड़ाया गया। उस समय उसको गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन उसमें भी आपदा में अवसर खोजने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम केयर फंड बरसों से चला आ रहा है, प्रधानमंत्री आपदा कोष, लेकिन पीएम कोरोना के समय इन्होंने पीएम केयर फंड खोल दिया। उसमें सारे उद्योगपति, सारे लोगों ने पैसे दे दिया, वो कर दिया। जब उस अकाउंट की जानकारी मांगो तो बोलते वो ट्रस्ट का अकाउंट है। इस तरह की जो दो रूही बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमें उससे दिक्कत है। मैं तो हमेशा चाहता हूं कि डेवलपमेंट करें। मैं एक स्वस्थ विपक्ष होने के नाते स्वस्थ विपक्ष की भूमिका में नजर आना चाहता हूं, लेकिन स्वस्थ विपक्ष की भूमिका में नजर तब आऊं, तारीफें तो तब करूं जब आप उस काबिल काम करो। अगर आप जिस गड़बड़ी करो तो हमारा तो फर्ज है, हमारा धर्म है कि आपकी गड़बड़ियों को हम सामने आए। तो इनका तानाशाही को संविधान सामने आता है, ये विपक्ष विहीन सरकार चलाने का प्रयास करते हैं, कांग्रेस विहीन सरकार चलाने का प्रयास करते हैं। तो मैं तो सबसे, हर भारत के हर नागरिक से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम कांग्रेस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के बाद में है। हमारा देश किस तरफ जा रहा है। कभी धर्म के कारण लड़ाया जाएगा, कभी लोगों की आस्था की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, कभी धर्म की राजनीति की जाएगी। इन सब बातों से ऊपर उठ करके हमें देश हित में काम करना चाहिए, और इन सब बातों को सोचने के बजाय, इसलिए हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा फलसफा यही रहा है, हमें सत्ता में बने रहना है। उस सत्ता में बने रहने के लिए चाहे हमें 750 किसानों की मौत को अंजाम देना पड़े, हमें देने से कोई गुरेज नहीं है। चाहे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में महाकाल है, बहुत बड़ा आस्था का विषय है, महाकाल में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, आंधी आई, एक आंधी में भगवान की मूर्तियां उड़ गई। हमारे यहाँ व्यापम जैसा घोटाला हुआ, युवाओं के साथ घोटाला किया, जो प्रतिभा का असली हकदार था उसका सिलेक्शन होने के बजाय इनके लोगों का सिलेक्शन हो गया, और बाद में उसका नाम बढ़ गया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड नाम बदल दिया। ये नाम बदलने से नहीं होगा। इस तरह का दुख, इस तरह की पीड़ा जिस व्यक्ति के परिवार को मिला होगा, वो परिवार कभी न भूलने वाली दुख उस त्रासदी से गुजर रहा है। उन सब की भावनाओं को हमें समझना पड़ेगा। हो सकता है हमारे साथ किसी के साथ ना हो, लेकिन कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों हमारी बारी होगी, और आज अगर हम उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे तो कल हम अकेले रह जाएंगे। ये बात हर व्यक्ति को अच्छी तरह से सोचना चाहिए। इसलिए मोदी भक्ति का चश्मा उतार करके देश हित में किए गए काम को हम सबको मिलकर के आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जितेंद्र जी। जी देखिए,
ये कहते हैं 12 करोड़, हमने 12 करोड़ किसानों को 2,000 रुपया दे रहे हैं। ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि बजट में डिफेंस का बजट इन्होंने कम कर दिया, इन्होंने शिक्षा का भी बजट कम कर दिया। ये कहते हैं कि हम राशन मुफ्त दे रहे हैं, ये कहते हैं हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन ये मुफ्त शिक्षा देने की बात नहीं करते, ना ही बजट में मुफ्त शिक्षा देने का कोई प्रावधान करते हैं। आप क्यों मुफ्त में दे रहे हैं? आप उनको मुफ्त शिक्षा दीजिए। उन 80 करोड़ लोगों से वोटिंग करवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, 80 करोड़ लोगों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोटिंग करवा ले कि तुमको मुफ्त राशन चाहिए या आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा चाहिए। आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन चाहिए या मुफ्त में स्वास्थ्य और चिकित्सा चाहिए, या देश में जो न्याय व्यवस्था है। जितेंद्र जी, यहाँ पे मेरा एक काउंटर क्वेश्चन आपसे। जितेंद्र जी जो मुफ्त वाली बात आप कर रहे हैं, जितेंद्र जी अभी जब इंडिया अलायंस की बात हम कर रहे थे, हालांकि अब जो हाल है उसको भी हम जानते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस की जब बात कर रहे थे, आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं, आप कांग्रेस के साथ हैं। तमिलनाडु में या यूं कहिए कि तेलंगाना में किस तरह से फ्री स्कीम का ऐलान किया जा रहा है, दिल्ली में किस तरह से, पंजाब में किस तरह से फ्री स्कीम का ऐलान किया जा रहा है, वहां पर भी आपको फिर तो उनकी आलोचना करनी चाहिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? देश की सरकार चला रहे हो, 80 करोड़ लोगों को ये विरासत दे सकते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि शिक्षा भी दे सकते हैं, हम ये मान सकते हैं स्वास्थ्य मुफ्त न करो, सस्ती। तो देश की न्याय प्रणाली है रूढ़िवादी प्रथा पे चल 40-40 साल मुकदमे, गरीब आदमी का खेत आ रहा है। अरे तो 2,000 रुपया दे के क्या, इसका मुकदमा लड़ते लड़ते खेत बिक गया, इसको मुफ्त राशन दे के क्या करोगे? जो अदालतों के चक्कर करते 30,000 रुपया खर्च कर गया, अपना अनाज बेच दिया। कहने का मतलब देश की व्यवस्था को नहीं बदलना चाहते हैं, ये वोट की राजनीति करना चाहते हैं। आप शिक्षा दो, राशन दो, लेकिन देश की जनता जागरूक है और जनता आप समझ रही है कि हमारे बच्चों का भविष्य ये सरकार खराब कर रही है। 11 लाख करोड़ रुपया ज्यादा आप उद्योगपतियों को माफ कर देते हो, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने के बजट आपके पास पैसा नहीं है। कैसी है सरकार है? ये महिलाओं की सरकार है, न किसानों की सरकार है, न व्यापार की सरकार है। कोई तो सरकार नहीं कर सकती किसान के हित में, न युवा के हित में। रोजगार आप दे नहीं पाए, गरीब होता चला जा रहा। तो क्या है आपके पास? केवल मुफ्त की 2-4 चीजें आप गिनाते हो और उसकी रिपीट कर पाते हो, लेकिन देश की व्यवस्था परिवर्तन आपकी सरकार ने 10 साल में कोई काम नहीं किया। इसीलिए अंतिम निराशाजनक और पिटाई वाला इनका है और देश की सत्ता से इनको जनता हटाने के लिए विकल्प दे चुकी है। ठीक है राकेश जी, वैसे तो बहुत बातें कही हैं, बेरोजगारी इसमें एक मुख्य बात रही जिसमें कांग्रेस ने भी बात की और समाजवादी पार्टी ने भी की। बेरोजगारी दर को लेकर बात अगर मैं करूं तो 2014 में 5.44% जो था वो अब बढ़ते बढ़ते 2022 में थोड़ा जरूर आपके दौर इख्तियार में घटा, लेकिन 2023 में यानी कि पिछले साल ये बढ़कर 10.5 तक पहुंच गया था। बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, कैसे कम करेंगे? देखिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हम लोगों ने काम किया था, जिसमें कुछ 14-15% लोग जो है आत्मनिर्भर भारत हुए हैं कोविड-19 के बाद। और मैं बात कर रहा था, भाई साहब कह रहे थे कि धर्म की राजनीति करती, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। नहीं सर, आपने बताया नहीं कि रोड मैप क्या है आपके पास। मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या कुछ हिकमत अमली, क्या कुछ स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास है? नहीं, हम कर रहे हैं। कोविड-19 के बाद हम लोगों ने बेरोजगारी दर घटाने की कोशिश में लगे हुए हैं और आने वाले समय में हम लोग घटाएंगे और आत्मनिर्भर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह फॉरेन कंट्रियां भी जो आत्मनिर्भर है, उसी तरह भारत को भी आत्मनिर्भर करेंगे और सरकारी नौकरी भी देने का काम करेंगे और प्राइवेट सेक्टर में भी काम लाएंगे, रोजगार लाएंगे। अभी हमारी जो शुरुआत हुई है, अभी तो खेल बाकी है देश का। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि धर्म की राजनीति की बात हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे। भैया, धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और अगर 1990 से लेकर कार सेवकों पे गोली चलाया, ये मुलायम सिंह जी के पार्टी के आदमी बैठे हुए और समाजवाद, अरे हाथ नीचे कर मेरे भाई,
हाथ नीचे को 70 साल को देश को खोखला कर दिया और हाथ ऐसे करके निकलते हैं, हाथ तो आपको बाहर करेगा। सुनो मेरी बात शफात अंसारी जी, मैं बड़ी ध्यान पूर्वक से सुन रहा था, सुनिए और हंसिए मत। इसी हंसने पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार बना ली थी, चिंता मत कीजिए, 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। और मैं कह रहा हूं धर्म की राजनीति की ये बात करते हैं, पति और पत्नी का रिश्ता है, तुलसीदास ने अपने गीता के सार में लिखा है कहीं ना कहीं। और मैं कह रहा हूं कि 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद हम लोगों पे आया है। कोरोना काल में ही राहुल गांधी कहते थे कि कोविड-19 का वैक्सीन मत लगाओ लेकिन लोग मर जाएंगे। आज ये कह रहे प्रियंका गांधी 4 बसें नहीं भेजा, 4 बसें भेज के किसी प्रवासी को घर पहुंचा देते, मैं मान जाता कि उन्होंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने और 140 करोड़ जनता ने सड़क पर उतरकर सभी लोगों का भला किया। और ताली बजाने की बात कर रहे हैं, चाहे उसकी दिया जलाने की बात कर रहे हैं, किस तरह देश के प्रधानमंत्री रोड और सड़क पे आके 140 करोड़ जनता की रक्षा करने का काम किया। और आपको सबक सीखना चाहिए, अमेरिका जैसे देश, कनाडा जैसे देश, चीन जैसे देश, मर गए लोग, पानी में बह गए, आपको शर्म नहीं आती इस बात को कहते हुए। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आज की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा समाजवाद को खत्म करना था। 1974 में जयप्रकाश नारायण जी की आंदोलन हुई थी और समाजवादी पार्टी के नेता राम मनोहर लोहिया के अनुयायी बैठे हुए। आज शर्म आ रही है, इस देश में शर्म आ रही है कि राम मनोहर लोहिया की आत्मा को शांति कहां मिलेगा। जो व्यक्ति कांग्रेस के खिलाफ राम मनोहर लोहिया थे, आज उनके गोद में बैठ के अपने सीट के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने वंशवाद के लिए, क्योंकि इनको राजनीति करना, अपने कुर्सी बैठना, यही कांग्रेस के लोग थे। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जितने समाजवादी थे 1974 में जेल भेजने का काम किया। जयप्रकाश जी को, जयप्रकाश नारायण जी को जेल में सजा दिया गया, बीपी हाई हुआ। आज ऐसे कांग्रेस की बातें कर रहे हैं सिर्फ इन लोगों को। और मैं एक चीज बता देना था, अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर बैठे थे 2012 में, इसके खिलाफ, इसी कांग्रेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल को कुर्सी चाहिए, देश का प्रधानमंत्री बनना है, उसी कांग्रेस के साथ बैठ गए। ऐसे समाजवाद था, राम मनोहर लोहिया जी ने आंदोलन किया था कांग्रेस के खिलाफ, कुर्सी के लिए आज उनके साथ बैठ गए। आज लालू प्रसाद यादव जी की हाल क्या है, आज उनके साथ। राकेश जी जवाब मैं ले लेता हूं, वक्त थोड़ा सा कम है, दोनों से जवाब भी ले लेता हूं। पवन पटेल साहब, आप हंस रहे थे तो सीधे तौर पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि इसी मुस्कुराहट पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार बना ली थी, क्या कहेंगे आगे? हाँ, अनम्यूट करके बोलें सर पवन साहब। मेरा उस सेंस में मेरा हंसने का मतलब नहीं था, मैं तो इनकी बातों पे हंस रहा था कि कितनी बाखूबी आपदा में अवसर खोजने को अपने हिसाब से काम कर ले जाते हैं। आज ये कोई बच्चा जानता है कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। इन्होंने 22 तारीख को ऐसा प्रचारित किया कि 22 तारीख तक राम थे ही नहीं। 22 तारीख को माननीय मोदी जी ने भारत में राम को लाया है, ऐसा प्रचारित किया। इसी तरह पहले आजादी नहीं मिली थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो आजादी दिलाई वो आजादी मिली। ये किसी इवेंट को इतना बड़ा कर देते हैं कि जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जो एक्चुअल दुख होते हैं, एक्चुअल परेशानी होती है, उससे ध्यान भटक जाता है कि उसकी बात नहीं करेंगे। ये इस तरह का प्रयास करते हैं। मतलब ये अब कोरोना के समय की बात करते हैं कि पूरा रोड पे ये थे। अरे इनका अगर मिस मैनेजमेंट नहीं थे तो क्या था? नोटबंदी के समय पहले एटीएम बना देंगे, इसके बाद नोट के साइड लेंगे। पूरा दुनिया रोड पर था, डंडे खा रहा था, आदमी अपनी खून पसीने मेहनत की कमाई को एटीएम में बंद करके उसको लेने के लिए डंडे खा रहा था। और आपके उद्योग, आपके जो नेता लोग थे 500-500 करोड़ की शादियां कर रहे थे। एक व्यक्ति जहां 500 रुपए नहीं निकाल पा रहा था, ये 2.5 लाख करोड़ की शादियां कर रहे थे। इस तरह का जो नौटंकी इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने मचा रखा है, अब उसका अंतिम समय आ गया है। अब व्यक्ति इतना जाग चुका है क्योंकि उसकी आस्था बाबा साहब भीमराव के संविधान में, और इनके संघ के प्रमुख कई बार इंडिकेशन दे चुके हैं कि संविधान को खत्म करना चाहिए, इसलिए अब उस दिशा में जाने वाले नहीं है। हो सकता है कि 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी। अभी कितने जैसे इवेंट की राजनीति कर रहे हैं, इवेंट में हमें ग्रीन दिख रहा है, पेपरों के विज्ञापन में ग्रीन दिख रहा है। आप बड़े बड़े ट्रेनों को एसी में कन्वर्ट करा दोगे, लेकिन नहीं देखोगे गरीब कैसे उस ट्रेन में चलेगा। मैं कहता हूँ आप सर्वे करिए, आप करिए, एक नया प्रयोग करिए, अपने उसमें लोगों से पूछिए कि क्या वो वंदे मातरम के पक्ष में है। आप बुलेट ट्रेन दे रहे थे, इस ट्रेन का टॉयलेट साफ नहीं करवा पा रहे, इस ट्रेन में बैठने लायक व्यवस्था कर नहीं पा रहे हो, और बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे हो। बड़े बड़े सपने दिखाते जाओ, अपनी राजनीतिक सेकते जाओ, बस होगी यही चल रहा भारतीय जनता पार्टी का काम। ठीक है जितेंद्र जी। अभी भाई साहब पवन जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सर माननी चाहिए। राकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बार जितेंद्र जी को सुन लेता हूं जी। तो इनको नहीं चाहिए क्योंकि इनकी सरकार में 1 लाख से, इनकी सरकार में 10 साल, 45 साल में सबसे, हमारी सरकार में नहीं बढ़ी है।
तो शर्म आनी चाहिए। कानून लाए और शासन कानून, इनको शर्म आनी चाहिए। मतलब पहलवान का उनके साथ गलत काम हुआ, बीजेपी के ये लोग चाहते रहे, FIR तक इन्होंने नहीं लिखी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब उसमें इन्होंने FIR लिखी, गिरफ्तार नहीं किया। बाकी सबको गिरफ्तार कर लेते, लेकिन भाजपा के सांसद है तो उसको बिल्कुल खुली छूट मिलती है, कहीं वो दोबारा पकड़कर उस लड़की रेप कर देगा या उसकी हत्या कर देगा। ये क्या देश चलाएंगे? तो आने चाहिए। ये दुनिया प्रधानमंत्री अपने को बता, भाजपा ही नहीं बताते। भाजपा के लोग मोदी जी को दुनिया का प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन की पत्नी तो इन लोगों ने जितना खराब कर दिया है, इसमें जिस तरह से बेरोजगारी है, नौजवान बेकारी की तरफ बढ़ा है। आज 80 करोड़ ज्यादा उन्होंने कर दिया, 80 करोड़ गरीब है। ठीक है जितेंद्र जी, थोड़ा सा वक्त मेरे पास कम है, मैं एक कमेंट और ले सकता हूँ। हाँ जी राकेश जी। देखिए, मैं निचोड़ इन लोगों का बता देना चाहता हूं। पाकिस्तान का ईमान, चीन का सम्मान और इंडी गठबंधन का बयान कभी नहीं मानना चाहिए। ये कुछ भी कर सकते हैं भैया कुर्सी के लिए, देश को भी भेज देंगे। और सनातन की बात करते हैं, स्टालिन कहते थे कि सनातन एक जहर है। हमारे यहाँ पूर्व शिक्षा मंत्री थे, वो कहते थे क्या कि पवन जी सनातन रामचरितमानस का कागज का टुकड़ा है। हाँ। सीता माता को कहती थी चरित्रहीन है। उनके साथ सरकार चलाने वाले लोग हमें क्या सिखाएंगे? राम मनोहर लोहिया के अनुयायी बनने वाले आज कांग्रेस के साथ गलबैया में बैठे हो, किसी तरह कुर्सी हमें मिल जाए और संविधान की बात करते हैं। वही संविधान खतरे में इनको नजर नहीं आ रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भैया, कश्मीर में 370 किसने खत्म किया? भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। नक्सलवाद इनको पता नहीं लगता था, नक्सलवाद को किसी ने खत्म किया तो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। उस समय इनको संविधान का नजर नहीं आता था। अगर संविधान का किसी ने रक्षा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को चलने का किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट के अंदर लगाने का काम किया। राकेश जी मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास मुझे जाना है सुमित्रा जी के पास भी। सुमित्रा जी बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे, जो बजट है आपने देखा और पढ़ा, मुझसे बेहतर ही समझा होगा। और अभी हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि आने वाला जो बजट होगा उसमें बहुत कुछ खास होगा। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि पीएम मोदी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कोई एक बार फिर से सरकार में आ रहा है। आपको लगता है कि बहुत आसान होगा इस बार के चुनाव में जीतना, चूंकि बजट इस तरीके के साल दर साल वो लेकर आए? देखिए, नेशनल लेवल पे तो कोई भी उनको ऑपोजिशन है ही नहीं। और इन्होंने जो ये गठबंधन बनाने की कोशिश की, ये जो आपके दूसरे पैनलिस्ट बैठे हैं, उनको तो हर एक टॉपिक पे उनमें डिफरेंस है। वो तो कभी बन ही नहीं पाए कुछ साथ में। अभी चुनाव को सिर्फ 2 महीने बाकी है। मेरे ख्याल से 3-4 जो मीटिंग्स हुई है उसमें से चाय समोसा ही खाया है इन लोगों ने। अभी तक तो उन्होंने कोई गठबंधन बनाया नहीं है। तो ना ही इन लोगों के पास कोई पॉलिसी है, ना ही इन लोगों ने कोई लीडर चुना है। और मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को कोई भी ऑपोजिशन है, क्योंकि काम जो है वो ऑन द ग्राउंड दिखता है। और जो भी स्कीम्स गए हैं लोगों को उसमें, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो वेलफेयर स्कीम्स खास करके लोगों तक पहुंचे हैं, वो डायरेक्ट लोगों तक पहुंचे हैं। अब कुछ अगर कमियां हैं मैम थोड़ा वक्त मेरे पास कम है मैम, मुझे लास्ट कमेंट पवन जी को देना था। मैं माफी चाहूंगा आपसे, लास्ट कमेंट में देना चाहूंगा पवन जी को। 30 सेकंड है सर मेरे पास। पवन जी देखिए भारतीय जनता पार्टी को फलसफा को समझने का प्रयास करिए। पहले प्रश्न का उत्तर हुआ करता था, इन्होंने पार्टी को चेंज कर दिया। प्रश्न का उत्तर प्रश्न होता है। इनसे एक प्रश्न करो, 10 प्रश्न करो, उत्तर नहीं देंगे। सरकार में ये जवाब देगी, कांग्रेस की बात करेंगे। आप इनका पूरा डिबेट को रिवर्स करके देखोगे तो कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। और दूसरा फलसफा इनका, आप यहाँ की बात करोगे तो पाकिस्तान चले जाएंगे। आप किसी भी डिबेट को देख लेना, उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि हम आज की बात करेंगे तो 1976 में चले जाएंगे, हम भारत की बात करेंगे तो पाकिस्तान में चले जाएंगे, हम इनसे एक प्रश्न करेंगे तो 10 प्रश्न करेंगे। अब भैया जनता जाग चुकी है, आप कुछ भी करते रहिए, अब कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। सुमित्रा गोयनकर जी इकोनॉमिक्स के तौर पर हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस से पवन साहब हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी से राकेश पोद्दार साहब, जितेंद्र साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष यहाँ पर रख रहे थे। तो आज का जो अंतरिम बजट था बहुत कुछ अलग नहीं था, लेकिन आने वाला जो बजट होगा उसमें कुछ खास हो सकता है, ऐसे इशारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन कर रहा है। फिलहाल इस आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।